हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज। ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज में आप सभी का स्वागत है। आज हमारा शैक्षिक मनोविज्ञान एजुकेशनल साइकोलॉजी में आज का जो हमारा टॉपिक है वो है विशिष्ट बालक, या फिर हम बोल सकते हैं विशेष आवश्यकता वाले बालक। विशिष्ट आवश्यकता वाले बालक आज का हमारा चर्चा का विषय है। तो चलिए फिर हम आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। लेकिन क्लास को स्टार्ट करने से पहले यदि आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल नोटिफिकेशन को ऑन रखिए जिससे हम जो भी वीडियो डालें तो आप तक पहुंचती रहे। साथ में सेशन यदि आपको अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर ज़रूर कीजिए जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस फ्री क्लास का लाभ ले सकें। और आपकी यदि कोई क्वेरीज हैं, कोई क्वेश्चंस हैं, कोई डाउट्स हैं और आपको सेशन कैसे लग रहे हैं वो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें बता सकते हैं। और यदि आपको जो भी आप लोगों को पढ़ाया जा रहा है, यदि आपको इसकी पीडीएफ प्राप्त करनी है तो इसकी पीडीएफ आप हमारे ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज के मोबाइल ऐप से प्राप्त कर सकते हैं। एवं किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए आप हमें इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए फिर हम अपनी क्लास को स्टार्ट करेंगे। और एजुकेशनल साइकोलॉजी में लगभग अब ये कंप्लीट होने की कगार में आया है हमारा एजुकेशनल साइकोलॉजी। बस कुछ ही टॉपिक्स हमारे बचे हुए हैं। तो इससे संबंधित जितने भी हमारे वीडियो लेक्चर्स हैं वो आप लोगों को कहाँ मिल जाएंगे, तो प्लेलिस्ट बनी हुई है एजुकेशनल साइकोलॉजी नाम से, वहाँ जा कर के आप देख सकते हैं जितने भी लेक्चर्स हमारे एजुकेशन साइकोलॉजी के हुए हैं, क्योंकि हमने डिटेल से सभी टॉपिक को इसमें कवर अप किया है इस पूरी सीरीज के अंदर। ठीक है, चलिए फिर हम अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो आखिरकार ये विशिष्ट बालक होते कौन है, कौन से ऐसे बालक हैं जिन्हें हम विशिष्ट बालक कहते हैं, आइए देखते हैं। तो सामान्य रूप से यदि हम बात करें तो ये विशिष्ट बालक है, इसका मतलब कि वो क्या नहीं है, वो सामान्य नहीं है। विशिष्ट है, विशेष है, इसका मतलब कि वो क्या नहीं है, वो सामान्य नहीं है। और सामान्य क्या होते हैं, तो सामान्य नहीं है, हमने बोल तो दिया बड़ी ही सरलता से कि सामान्य नहीं है। लेकिन ये तो पता चले ना कि आखिरकार सामान्य बालक कौन होते हैं। तो सामान्य बालक वे बालक होते हैं जो पाठ्यक्रम, शिक्षण विधियों और अन्य प्रकार की पाठ्य सहगामी क्रियाओं में अधिक अंतर रखने की आवश्यकता नहीं होती। ये ऐसे बालक होते हैं जिनके लिए आपको कुछ अलग से करने की आवश्यकता नहीं है, ये सामान्य कोटि में आते हैं। आप यदि पढ़ा रहे हो तो सामान्य रूप से आप अपने स्तर पर पढ़ाइए। शिक्षण विधियां जो आपको प्रयोग में लानी है आप उनका प्रयोग कर सकते हैं। पाठ्य सहगामी जो भी क्रियाएं हो रही है, जो को करिकुलर एक्टिविटीज हो रही है, नॉर्मल ही चलने दो। ये किसके लिए ये सब बातें आती हैं, तो ये सामान्य बालकों के लिए आती हैं, जो जनरल स्टूडेंट्स होते हैं, जनरल चाइल्ड्स होते हैं, ये उनके लिए आती है। बट स्पेशल चाइल्ड कौन होते हैं, स्पेशल चाइल्ड की कैटेगरी में कौन आता है उसको भी हम देखेंगे। इसका मतलब कि जो सामान्य है उनके लिए आपको क्या करना है, इनके लिए यदि हम बात करें तो इनके अध्ययन, अध्यापन, चिंतन, मानसिकता, नैतिकता और जीवन लक्ष्यों में विशेष नहीं होता, अर्थात इनके लिए कुछ विशेष नहीं। किंतु कुछ बालक ऐसे होते हैं जो सबके बीच में रहकर भी सबसे अलग दिखाई पड़ते हैं। जो हम सामान्य कोटि के यदि बालक होते हैं तो आपको कुछ अलग से करने की आवश्यकता नहीं है। आप सामान्य स्तर पर आप जिस शिक्षण विधियों से पढ़ाना चाहते हो आप पढ़ाओ, जैसे भी आप अध्ययन अध्यापन करवाना चाहते हो आप करवाओ। उनका चिंतन स्तर, उनकी मानसिकता, नैतिकता, जीवन लक्ष्य कुछ विशेष नहीं, सामान्य ही है, जो कि अधिकांश बच्चों का ऐसे ही होता है। लेकिन इस बीच में कुछ अलग कैटेगरी के स्टूडेंट्स होते हैं, कुछ अलग कैटेगरी के चाइल्ड होते हैं। वो कैसे होते हैं, तो उनकी संख्या कम होती है। जो सामान्य है उनकी संख्या अधिक होती है, लेकिन जो विशिष्ट हैं, जो सबके साथ में रहकर के भी अलग हैं, वो कम होते हैं। बिल्कुल सही है। तो ये कैसे अलग कैसे हैं, ये ऐसे हैं कि इनकी गुणवत्ता में बहुत कम या बहुत अधिक होते हैं। ये जो है गुणवत्ता में या तो बहुत कम है या तो बहुत अधिक है। ये जो यदि हम देखें इनके गुण की बात की जा रही, वो की जो कि बाद में देखेंगे। जो बालक गुणवत्ता में बहुत अधिक होते हैं वे विलक्षण प्रतिभा के धनी होते हैं। क्या होते हैं वे, विलक्षण प्रतिभा के धनी, कुशाग्र बुद्धि वाले होते हैं कि उनके पास में एक अलग ही प्रकार के, जिसको बोलते हैं ना ऑर्डिनरी स्टूडेंट एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट्स,
बोलते हैं ना कि इसकी बुद्धि क्या है, इसकी बुद्धि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मतलब कि क्या है, एक ऑर्डिनरी होती है जो कि सामान्य, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मतलब कि वो अलग स्तर का है, विलक्षण प्रतिभा का धनी, कुशाग्र बुद्धि है। ठीक है, तो इन बालकों के लिए कहा जाता है, ध्यान दीजिएगा, होनहार बिरवान के होत चीकने पात। यानी कि जो होनहार, जो माता पिता की यदि हम बात कर रहे हैं तो उनके बच्चे भी क्या होते हैं, होनहार ही होते हैं। होनहार बिरवान के होत चीकने पात, यानी कि ये बिरवान मतलब होता है वृक्ष, पात मतलब होता है पत्ते। जो एक विशिष्ट जो माता पिता होते हैं तो उनके विशिष्ट बच्चे होते हैं, ऐसा यहाँ पे आप अर्थ लगा सकते हैं। जैसे कि हम सामान्य रूप से यदि हम देखें कि आईएएस का बच्चा अधिकतर आईएएस ही है। ठीक है, बिल्कुल सामान्य रूप से हम बात करें, डॉक्टर का बच्चा डॉक्टर, लॉयर का बच्चा लॉयर, टीचर का बच्चा अधिकतर टीचर ही होता है, अधिकतर सब, है ना। ये ऐसा नहीं कि वो हो और कुछ नहीं हो सकता, मतलब कि अधिकांश देखा यही गया है, बिल्कुल ठीक, यानी कि उसका रुझान उसकी ओर ही होता है, तो बस वही बताया गया। तो और उसके बाद में क्या है, पूत के पांव हमें पालने में दिखाई देते हैं। यदि बच्चा होनहार है तो बचपन से दिखने लग जाएगा कि बच्चा होनहार है। ये यहाँ पे यदि हम देखें तो इन वाक्यों के माध्यम से यहाँ पे ये बताने की कोशिश की गई है। अदरवाइज आप खुद ही यहाँ पे सामान्य रूप से आप समझ सकते हो कि केवल यहाँ पे एक जिसको बोलते हैं ना कि थोड़ा सा सजा दिया गया है, शब्दों से क्या किया गया, सजा दिया गया, बस और कुछ नहीं है। ठीक है, ऐसे बच्चे असाधारण चिंतन शक्ति, योग्यता, तर्क शक्ति और सृजनात्मक प्रतिभा के धनी होते हैं। कौन से बच्चे, जो बच्चे कुशाग्र बुद्धि वाले, विलक्षण प्रतिभा के धनी एवं जिनके पास में जिनकी गुणवत्ता क्या है, बहुत अधिक है, जिनकी गुणवत्ता बहुत अधिक है, उनके बारे में बताया गया। ठीक है, यानी कि उनके पास में असाधारण चिंतन शक्ति, योग्यता, तर्क शक्ति और सृजनात्मक प्रतिभा होती है। यही बालक आगे चलकर के क्या बनते हैं, तो यही बालक आगे चलकर नई दिशा देते हैं, उनका मार्गदर्शन करते हैं और उसका मार्गदर्शन करते हैं। और यही बच्चे आगे चलकर के वैज्ञानिक, कवि, साहित्यकार, चित्रकार, कलाकार, इसका मतलब समाज का विकास इन्हीं जैसे गिने चुने व्यक्तियों की सूक्ष्म चिंतन शक्ति के कारण होता है। जैसे कि यदि हम सामान्य रूप से देखेंगे, न्यूटन के बारे में यदि हम बात करें, न्यूटन ने क्या किया, न्यूटन के पास में सेब गिरा, वृक्ष से सेब गिरा, उसने ये विचार किया ये ऐसा क्या कारण है कि ये सेब नीचे ही गिरा, ऊपर क्यों नहीं चला गया। यदि हम सामान्य रूप से हम सामान्य सोच की बात करते तो सेब गिरा है, सेब मिला, चलो खा लेते हैं, यही बुद्धि में आता हमारे, यही आता, सामान्य रूप से यही आता, सेब मिलाए चलो खा लेते हैं। लेकिन उन्होंने वहां से न्यूटन का फर्स्ट लॉ, न्यूटन का सेकंड लॉ, न्यूटन का थर्ड लॉ, सब कुछ वहां से स्टार्ट हो गया, विचार उन्होंने करना प्रारंभ कर दिया। ठीक है, बहुत सारे जितने वैज्ञानिक हैं एक छोटी सी सोच से प्रारंभ होकर के बड़े से बड़े बहुत सारे आविष्कार निकल करके आते हैं। आइंस्टाइन की बात कर लीजिए, किसी की भी यदि हम बात करें, हम स्वामी विवेकानंद जी की बात करें, विलक्षण प्रतिभा के धनी, एपीजे अब्दुल कलाम जी विलक्षण प्रतिभा के धनी। तो यही लोग क्या हैं जो कि जीवन में लोगों का मार्ग प्रशस्त करते हैं, ये विलक्षण प्रतिभा के धनी, कुशाग्र बुद्धि वाले होते हैं। तो अब आपको एक चीज याद क्या करनी है कि ये लोग क्या होते हैं, ये विशिष्ट बालक होते हैं। ध्यान दीजिएगा, मैंने क्या कहा, ये विशिष्ट बालक की श्रेणी में आते हैं, विशिष्ट है ये, विशेष है ये। ठीक इसके विपरीत एक अन्य कोटि के बालक होते हैं जिनकी गुणवत्ता क्या होती है, जिनकी अभी हमने देखा जिनकी गुणवत्ता अधिक होती है, अब हम देखेंगे जिनकी गुणवत्ता कम होती है। तो वो विपरीत हुए ना, अधिक वाले से विपरीत हुए क्या, जी हाँ बिल्कुल हुए। ये क्या होते हैं, तो ये शारीरिक एवं मानसिक रूप से अत्यधिक कमजोर होते हैं और इन्हें भी किस कैटेगरी में रखा जाता है, तो इन्हें भी यदि हम देखें तो इन्हें भी विशिष्ट कैटेगरी में ही रखा जाता है। एक वो जो बहुत होशियार, एक वो जो क्या है, शारीरिक मानसिक रूप से अत्यधिक कमजोर है। और ऐसे बालक समाज में उपेक्षित करके इन्हें लोग छोड़ देते हैं। लोग क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। लेकिन शिक्षा का एक उद्देश्य क्या है, तो समाज में सर्वांगीण भौतिक विकास करना। क्या करना, समाज में सर्वांगीण भौतिक विकास करना, जिसके अंतर्गत प्रत्येक बालक की आंतरिक शक्तियों का विकास करना है।
शिक्षा का ये मूल उद्देश्य है। तो ऐसे बालक को यदि हम बात करें तो दुर्बल अथवा मंद बुद्धि बालकों को भी विशिष्ट बालक कहा जाता है। एग्जाम में पूछा जाता है, इसीलिए बहुत आराम से आप लोगों को बता रही हूँ कि विशिष्ट बालक कौन कौन होते हैं। विशिष्ट बालक वे होते हैं जो अत्यधिक प्रतिभा के धनी है, वो भी विशिष्ट बालक हैं। विशिष्ट बालक वो भी हैं जो मंद बुद्धि है, जो दुर्बल है, वो भी विशिष्ट बालक की कैटेगरी में आते हैं। ध्यान दीजिएगा, ठीक। तो ऐसे बालक क्या होते हैं, तो इनका चिंतन, रहन सहन, शैक्षिक गतिविधियां तथा अन्य क्रियाकलाप सामान्य छात्रों से इतने अधिक होते हैं कि इनके अध्ययन के लिए विशेष प्रकार के प्रबंध करने होते हैं। यानी कि ये सामान्य से ये क्या है, ये और भी कम है। जो एक सामान्य होता है, सामान्य मतलब कि बोलते हैं ना कि आप स्कूल में कैसे थे, तो हम बोलते हैं कि हम ना पढ़ाई में सामान्य ही थे, यानी कि ऑन एन एवरेज स्टूडेंट थे। ऑन एन एवरेज स्टूडेंट मतलब समझते हैं क्या होता है? ऑन एन एवरेज स्टूडेंट मतलब कि ना तो हम बहुत ज्यादा होशियार थे और ना तो हम बहुत ही ज्यादा मंद बुद्धि वाले थे। तो मंद बुद्धि मतलब सामान्य से कम बुद्धि, प्रतिभावान व्यक्ति कुशाग्र बुद्धि मतलब सामान्य से अधिक बुद्धि, सामान्य से अधिक बुद्धि। तो आप ऐसे इनको कैटेगराइज कर सकते हो। प्रतिभा वाले बच्चे, ये क्या है? प्रतिभा वाले या फिर कुशाग्र बुद्धि वाले, मंद, सामान्य और प्रतिभा, ऐसे याद कर सकते हो क्या? बिल्कुल समझ की बात है, बिल्कुल आप समझ गए होंगे, मेरी आशा यही है। फिर उसके बाद में यदि हम देखें तो टैलफ्रॉड ने बहुत अच्छी बात कही है इनके लिए, और क्या कहा है आइए देखते हैं कि विशिष्ट बालक उन बच्चों के लिए प्रयुक्त होता है। ये जो शब्द है ना, कौन सा शब्द? विशिष्ट बालक। तो ये उन बच्चों के लिए प्रयुक्त होता है जो सामान्य बालकों से शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक और सामाजिक विशेषताओं में इस सीमा तक भिन्न होते हैं कि उनकी क्षमताओं का अधिकतम विकास करने के लिए विशेष प्रकार की सामाजिक एवं शैक्षिक सेवाओं की आवश्यकता पड़ती है। यानी कि ये सामान्य जो बालक है उनसे ये शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, संवेगात्मक रूप से एवं सामाजिक रूप से ये इतने अलग हैं कि इनके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आप इनके लिए आपको विशेष प्रकार की सामाजिक एवं शैक्षिक सेवाओं का प्रबंध करना पड़ेगा। ऐसा किसने कहा? ऐसा टैलफ्रॉड ने कहा है, ठीक है। फिर यदि हम देखें तो इनका प्रकार क्या होता है, तो विशिष्ट बालकों का प्रकार क्या होता है? तो प्रकार की यदि हम बात करें तो दो कैटेगरी तो अभी अभी हमने देख ली। कौन सी कैटेगरी? प्रतिभाशाली, मंद बुद्धि, दो कैटेगरी तो अभी हमने देखी। अभी हमने ऊपर में अभी जो चर्चा किया, जो हमारी जो चर्चा हुई है, तो अभी तो हमने देख लिया ना कि प्रकार प्रतिभाशाली होंगे विशिष्ट बालक, नहीं तो ये तो मंद बुद्धि वाले, कमजोर मंद बुद्धि के होंगे। किंतु और भी प्रकार के होते हैं जिसके अंतर्गत हमने विभिन्न पक्षों को आधार मानना है। विभिन्न पक्षों को आधार मान करके हम इनके प्रकार को देखेंगे। कौन से वो पक्ष है जिसको हम अपना आधार मानेंगे? तो शारीरिक विशेषताओं के आधार पर हम विशिष्ट बालकों को देखते हैं। तो आइए देख लेते हैं। तो कुछ बालक शारीरिक रूप और बनावट में सामान्य बच्चों से भिन्न है। शारीरिक रूप से भिन्न मतलब कि या तो ये अपंग होंगे, दिव्यांग होंगे, अत्यधिक कमजोर, इनकी जो काया है अत्यधिक कमजोर होगी, या फिर ये अत्यधिक भारी भरकम शरीर वाले होंगे। ये जो शारीरिक रूप से जो भिन्न है, क्या क्या मैंने कहा? ये अपंग है, दिव्यांग है, इनकी काया अत्यधिक कमजोर है, या तो ये भारी भरकम शरीर वाले होंगे। तो ये शारीरिक रूप से विशिष्ट बालक की श्रेणी के अंतर्गत आते हैं, ठीक। फिर इनके सामान्य बालकों के साथ इनका उठना, बैठना, पढ़ना, लिखना, खेल कूद आदि में इन्हें परेशानी उठानी पड़ती है। क्यों? क्योंकि ये सामान्य बच्चों को तो सामान्य रूप से आप पढ़ा दोगे, लेकिन ये तो विशिष्ट है। विशिष्ट मतलब अपंग है, दिव्यांग है, इनकी काया एकदम कमजोर है, या तो ये भारी भरकम शरीर लिए हुए फिरते हैं। तो इनके लिए इनको दिक्कत हो रही, खेल कूद, पढ़ने, लिखने, उठने, बैठने में तो इनको दिक्कत है। तो इनके लिए करना क्या है? तो इनके लिए भिन्न प्रकार की व्यवस्था करनी पड़ती है। क्या करना है? इनके लिए भिन्न प्रकार की व्यवस्था करनी पड़ेगी। याद रखिएगा, एक एक शब्द इंपॉर्टेंट है और इसी तरीके से आपके एग्जाम में पूछा गया है। कि इनके लिए क्या प्रबंध करने हैं। क्या सामान्य बालकों के साथ में इनकी शिक्षा दीक्षा होनी चाहिए? तो जी नहीं, इनकी सामान्य बालकों के साथ में इनकी शिक्षा दीक्षा नहीं, बल्कि इनके लिए भिन्न प्रकार की व्यवस्था करनी पड़ती है। शारीरिक रूप से है ये, ठीक।
फिर कुछ मानसिक रूप से विशिष्ट होते हैं। ये मानसिक रूप से विशिष्ट मतलब क्या है कि ये बालक मानसिक और बौद्धिक विकास की दृष्टि से ये सामान्य बालकों से पर्याप्त भिन्न होते हैं, यानी कि या तो अधिक बहुत होशियार है या तो मंद है। ठीक, तो इस वर्ग में प्रतिभाशाली तथा उच्च गुण वाले बालक आते हैं। इसके विपरीत मंद बुद्धि वाले, पिछड़े हुए, समस्यात्मक बालक तथा अधिगम के लिए अयोग्य बालक भी इसी कोटि के अंतर्गत शामिल होते हैं। ध्यान दीजिएगा, या तो बच्चा बहुत होशियार यानी कि प्रतिभाशाली, कुशाग्र बुद्धि है, उच्च गुण वाला है, या तो बच्चा अत्यधिक मंद बुद्धि है, अत्यधिक मंद बुद्धि बालक है। किसी चीज में उनको जो समस्यात्मक बालक होते, समस्याओं का सामना जिन्हें करना पड़ रहा है। अधिगम के लिए जो अयोग्य बालक है, यानी कि वो पढ़ नहीं पा रहे हैं, जो सीख नहीं पा रहे हैं, तो ये भी किस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं? ये मानसिक रूप से विशिष्ट बालक की श्रेणी में आते हैं। तो अब तक हमने पढ़ा जो शारीरिक रूप से भिन्न है, जो मानसिक रूप से भिन्न है, दो कैटेगरी को हमने पढ़ लिया। ठीक, तो आपको ध्यान याद करते हुए अब एक एक चीज को आपको याद करते हुए चलना है। मेरा ऐसा मानना है कि आपको समझ में आ रहा है और आप लोगों को याद हो रहा है। फिर आते हैं सामाजिक विकास की दृष्टि से। सामाजिक विकास की दृष्टि से इसका क्या अर्थ हुआ कि इस श्रेणी में वे बालक आते हैं जो अपने विशिष्ट व्यवहार के कारण समाज के सामान्य सदस्यों में से समायोजन स्थापित नहीं कर पाते। ये सोसाइटी में एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं। क्यों एडजस्ट नहीं कर पा रहे? कारण होगा ना, क्या कारण है? अपराधी है ये। कौन है? अपराधी बालक है, अपराध कर रहे हैं। समस्यात्मक बालक हैं जिनके साथ में कुछ समस्याएं हैं, वो समाज के साथ में एडजस्ट नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि समाज उनको समझ नहीं पा रहा है और ये भी समाज को समझ नहीं पा रहे हैं। ठीक, ये या तो बहुत अधिक शरारती हैं या बहुत उद्यमी बालक है, शरारती उद्यमी है। ठीक, फिर दुष्ट प्रकृति वाले बालक है, नशे व ड्रग आदि के व्यसनी बालक हैं। तो ये भी सामाजिक विकास की दृष्टि से विशिष्ट है, सामाजिक विकास की दृष्टि से विशिष्ट है। ये सोसाइटी के साथ में एडजस्ट नहीं कर पा रहे, ड्रगी है, चरसी जिसको हम बोलते, चरसी है, व्यसनी है ये। ठीक है, और ये क्या है? ये शरारती, उद्यमी, समस्यात्मक, अपराधी बालक की श्रेणी में आते हैं। तो ये भी विशिष्ट बालक की श्रेणी में आते हैं। ध्यान दीजिएगा, पूछा गया है एग्जाम में। ठीक, फिर एक दूसरी प्रकार की कैटेगरी होती है जिसको हम बोलते हैं संवेगात्मक विकास की दृष्टि से। संवेगात्मक विकास की दृष्टि का अर्थ क्या होता है कि ये अपने विशिष्ट संवेगात्मक और अभावात्मक विकास के कारण ये सामान्य बालकों से भिन्न है। यानी कि इमोशनली यदि हम बात करें, ये जो इमोशनली है, ये इमोशनली डिफरेंट है। ये क्या? इमोशनली ये डिफरेंट है, स्पेशल है। कैसे इमोशनली ये डिफरेंट है? ये लोगों के साथ घुल मिल करके नहीं रह सकते। घुल मिल करके कैसे नहीं रह सकते? कि बच्चा अंतर्मुखी है, बहुत अधिक बहिर्मुखी, अथवा या तो वो बच्चा बहुत अधिक अंतर्मुखी है, अत्यधिक अंतर्मुखी है, लोगों के साथ ना बातचीत, कुछ भी नहीं कर रहा है, चुपचाप है, अपने मन ही मन में पता नहीं क्या सोच रहा है। बोलते ना, अरे बड़ा शांत, एकदम चुपचाप सा रहता है, पता नहीं क्या दिन भर सोचता रहता है या फिर सोचती रहती। तो अंतर्मुखी है ये। या तो ये बहुत अधिक बहिर्मुखी है, बहिर्मुखी है यानी मुंहफट है, बहुत ही ज्यादा मुंहफट है। या तो ये बड़े संकोची हैं, शर्मीले हैं, या तो ये अत्यधिक क्रोधी और हमेशा परेशान, चिंताग्रस्त रहने वाले बालक हैं ये। तो ये कौन से बालक है? ये विशिष्ट है, लेकिन किस दृष्टि से? ये संवेगात्मक विकास की दृष्टि से ये विशिष्ट है। मुंहफट हो गए, संकोची हो गए, अंतर्मुखी हो गए, शर्मीले, क्रोधी, परेशान जो हमेशा रहते हैं, चिंताग्रस्त रहते हैं, तो ये भी विशिष्ट है। ठीक, तो ये हमने विशिष्टता देख लिया कि कौन कौन से बालक विशिष्ट होते हैं, कौन कौन से ये नहीं होते हैं। ठीक, फिर यहाँ पे अभी तक हमने जितने भी विशिष्ट बालकों की बात की, तो इन्हें जो है व्यवहारिक कठिनाइयां भी सामने आती है। उक्त विभिन्न प्रकार के विशिष्ट बालकों को वर्गीकृत करने में आप आसानी से इनको अलग कैटेगराइज कर दिए हो क्या? नहीं, आपको इतनी सारी कैटेगरी ध्यान में रखनी पड़ रही है। ये शारीरिक रूप से, ये मानसिक है, ये सामाजिक है, ये संवेगात्मक है, अलग अलग कैटेगरी तो हो गई इनकी। तो कभी कभी एक ही बालक अनेक प्रकार की विशिष्टताएं लिए होता है, यानी कि आप कैटेगराइज नहीं कर पाओगे कि नहीं नहीं ये ना बच्चा शारीरिक रूप से विशिष्ट है, ये ना मानसिक से है, ये ना सामाजिक से है, ये ना संवेगात्मक से है। कैसे आप नहीं अलग कर पाए? ऐसे आप अलग नहीं कर पाए कि समस्यात्मक बालक अपने विशिष्ट प्रतिभा का सम्यक विकास न हो पाने के कारण शरारती या समाज के लिए बाधक बन जाता है। समस्याओं का सामना कर पाए समस्यात्मक बालक है। समस्या यानी कि तुमको तो हमेशा प्रॉब्लम ही रही आती है, बोला जाता है ना,
तुमको तो हमेशा प्रॉब्लम ही रही आती है, प्रॉब्लम रही आती है, उसके चलते या तो बच्चा बड़ा ही शरारती हो गया, प्रॉब्लम प्रॉब्लम प्रॉब्लम, आज वो समाज के लिए एक बाधक तत्व बन करके उभर गया। वास्तव में तो जबकि वे वास्तव में शरारती नहीं होते, लेकिन उनको वो बन गए ऐसा। यही बात दिव्यांग या अंगभंग छात्रों के लिए भी कही जाती। प्रायः ऐसा माना जाता है कि कोई एक अंग निष्क्रिय हो जाता है तो उसके दूसरे अंग अधिक सक्रिय हो जाते हैं। कोई एक अंग निष्क्रिय हो गया तो दूसरा अंग सक्रिय हो गया। ठीक है, अक्सर ये बात बिल्कुल मानी गई है कि जैसे कि जो नेत्रहीन है ना, तो उनके पास में बहुत बुद्धि होगी, यानी कि उनके पास में एक अलग ही दिमाग होता है और कुछ भी चीज उनकी ग्रास्पिंग पावर ये सब बहुत अधिक होती है। इसे बोलते हैं ना कि बहुत लोग यदि हाथ से नहीं लिख पाए तो एक अलग ही उनमें गुण विकसित हो जाता है, पैर से लिखने का, मुंह से लिखने का। तो ये मतलब कि कुछ अलग ही, तो एक अंग यदि निष्क्रिय हो गया तो दूसरा अंग सक्रिय हो जाता है। इसलिए अनेक विद्वानों ने व्यक्तित्व के विभिन्न गुणों के आधार पर विशिष्ट बालकों के बारे में कहा है। ये बिल्कुल याद रखिएगा कि कौन कौन विशिष्ट की कैटेगरी में आते हैं। तो प्रतिभाशाली बालक होते हैं, सृजनात्मक बालक भी विशिष्ट होते हैं, अपंग या दिव्यांग बच्चे भी होते हैं, मंद बुद्धि, पिछड़े बालक, समस्यात्मक बालक, वंचित बालक, अधिगम के लिए अयोग्य बालक, कुसमायोजित बालक, अपराधी बालक, ये सभी बालक विशिष्ट बालक की श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। बिल्कुल ध्यान रखिएगा, एग्जाम में आपके पूछा जाता है, इसीलिए मैंने बहुत ही आराम से आप लोगों को बताया है। आप अपने स्तर पर इसको घटा बढ़ा करके आपको स्पीड क्या करनी है, तेज करनी, ज्यादा करनी, जो करना वो करके, लेकिन बहुत ध्यान से इस टॉपिक को करिएगा क्योंकि एग्जाम में अक्सर पूछा गया है ये टॉपिक। ठीक, तो ये वाला सेशन हमारा यहीं पे एंड होता है, जहाँ पे हमने आज की क्लास में विशेष आवश्यकता वाले बालकों के बारे में देखा, विशिष्ट बालकों के बारे में आज हमने चर्चा की है। नेक्स्ट सेशन में फिर हम मिलेंगे, लेकिन नेक्स्ट सेशन में मिलने से पहले यदि आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे हम जो भी वीडियो डालें तो आप तक पहुंचती रहे, क्योंकि जब तक, और साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को ऑन रखिएगा, जिससे हम जो भी वीडियो डालें तो आप तक पहुंचती रहेगी। साथ में सेशन आपको यदि अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिए, सेशन को शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि आपका शेयर करना मायने रखता है। लाइक आपकी पसंद है, आपको अच्छा लग रहा है तो करिए, नहीं लग रहा है तो मत करिए, आपकी पसंद है, लेकिन शेयर जरूर कीजिए, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग इस फ्री क्लास का लाभ ले सके, जो कि हमारा एक मेन इंटेंशन है, ये फ्री क्लास आपको यूट्यूब में अवेलेबल करवाने का। ठीक है, तो इसके साथ में हम सेशन को एंड करेंगे, और यदि आपको इसकी पीडीएफ प्राप्त करनी है तो आप पीडीएफ हमारे ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज के मोबाइल ऐप से प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, इसी के साथ में हम आज की क्लास को एंड करेंगे। नेक्स्ट सेशन में फिर हम मिलेंगे। नेक्स्ट सेशन तक के लिए ऑप्टिमिस्टिक लर्निंग, थैंक यू फॉर द सेशन। जय हिंद, जय भारत।